चलो फिर स्टार्ट करते हैं जर्नी सैटरडे की करंट अफेयर्स की एज वी आर ऑलवेज डूइंग। सो अब से हमने क्या कोशिश करी है कि वीकली करंट अफेयर्स को और इजी बना दें, बेटर बना दें और लेट्स से मोर इफेक्टिव बनाएं। सो विद दिस वीकली करंट अफेयर्स वी बिगिन विद द करंट अफेयर्स फर्स्ट, the as always the topics and the MCQs. So first solve these MCQs 6 minutes again. Chocolate अब virtually मिलेगी for some time. प्लीज डू दीज, इफ नॉट विजिबल मुझे बताना प्लीज। पढ़े जा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताना, आई रीड इट आउट। जस्ट अ सेकंड, सॉरी एवरीबॉडी। हाँ जी, डन विद द फर्स्ट वन, आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। वन मोर मिनट। ऐसे मत सोचना ऑनलाइन है तो हम नहीं करेंगे, पता नहीं चलेगा। यू आर सपोज टू क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड द आंसर्स यू रिटन ऑन व्हाट्सएप टू मी आफ्टर अ मिनट। जिसको भी रेज हैंड करना है प्लीज यार ऐसे बोल के सवाल पूछ लो।
चलो, डन एवरीबॉडी? हाँ या ना बता दो प्लीज, डन और नॉट? Sir, can you please show the previous slide for just 1 second? To राइट click up मैम, the- हाँ जी. राइट, ये लो। हाँ जी, done. अदर्स डन? तो सर कर रही थी बस 1 मिनट. चलो, जिसका जिसका हो रहा है प्लीज क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप कि ये आंसर्स लिखे हैं हमने। आंसर्स भेज दो प्लीज, एक ही आए हैं अभी मेरे पास। चलो, सो अदर्स जिन्होंने नहीं भेजे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू चेक देम योरसेल्फ नाउ। I'll show you the answers, then we'll as always discuss the questions and the topics. चलो चेक करते हैं। फर्स्ट का आंसर इज डी, दिल्ली। सेकंड अगेन डी, दिल्ली। थर्ड अगेन डी, दिल्ली। फोर्थ इज ए, अमेरिका। फिफ्थ इज बी, बॉम्बे। एंड सिक्स्थ इज सी, चंडीगढ़। राइट, क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। डी, 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 ए, बी, सी, दीज आर दी आंसर्स। अपने अपने स्कोर्स आपके आके पूछता हूँ, रुक जाओ, आपके पास ही आ रहा हूँ। हाँ जी, सो व्हाट आर दी स्कोर्स? वीडियोस ऑन कर सकते हैं आप प्लीज, अगर चाहें तो। आई वुड फील बेटर। 3 सर। 3। रोशनी जी? 2. 2। हर्षित जी? सर 3। 3, 2, 3, 2। चॉकलेट ना भी सही, अभी तो मेरी है। अरे नेटवर्क क्यों डिस्कनेक्ट हो गया? हाँ जी, संधू साहब? Sir, 4 out of 6. 4 चॉकलेट ले गए हो अभी, रुक जाओ। बट तनीषा? हाँ जी सर, 3 आए हैं. 3 है। महिमा? 3. 3। सबके 3 3 आ रहे हैं, ऑफलाइन में 3 3 नहीं आ रहे थे अभी। चलो कोई बात नहीं। पारस साहब? पारस साहब, आवाज नहीं आई आपकी। हेलो, लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ, कोई बात नहीं। अनीत जी? So 3. आपके लिए 3 कम है मैडम मेरे हिसाब से। तो चलो, एनी हाउ लेट्स कंटिन्यू विद क्लास। सो टुडे यार, कोई और रह गया स्कोर बताने वाला तो बता दो। टुडे यार टॉपर देन संधू साहब। संधू साहब, आया हुई हुआ चॉकलेट देन। Thank you sir. जौन सी पसंद हो मुझे बता देना, यू गेट दैट प्रिविलेज। चलो, लेट्स डू दी टॉपिक्स नाउ एंड डिस्कस दी क्वेश्चंस। स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। सो इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, ये अभी अभी न्यूज में रहा था। इंडिया ने न्यूजीलैंड को वेलकम किया इसमें। सो इस इनिशिएटिव में हो क्या रहा है, देयर आर वेरियस पिलर्स, और पिलर्स को एक या दो कंट्रीज हेड कर रही हैं। जैसे मैरिटाइम सिक्योरिटी को इंडिया एंड यूके हेड कर रहा है, ठीक है। मैरिटाइम इकोलॉजी को ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड हेड कर रहा है, ठीक है।
मैरिटाइम रिसोर्सेज को फ्रांस एंड इंडोनेशिया हेड कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग्स एंड रिसोर्स शेयरिंग को भी जर्मनी हेड कर रहा है। सो ऑल ऑफ दीज 1 2 3 4 ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ये कैसा सा एमसीक्यू है? दिस इज अ टीडीएस एमसीक्यू, अ टीडीएस वन, अ वेरी टीडीएस वन की यार इतना सारा रट्टा कैसे लगाएं। बट इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एक तो इंडिया का है ज्यादा बड़ा हाथ इसमें। देन दिस इज इन न्यूज एंड दिस फॉर्म्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन एंड अनफॉर्चुनेटली अब यूपीएससी भी, पीपीएससी भी, स्टेट सर्विसेज सारे लगभग फैक्चुअल डिटेल्स की तरफ मुड़ते जा रहे हैं जो एक्चुअली फॉल इन क्वालिटी है। बट आई वुड रिकमेंड एंड सजेस्ट कि यार एक बार इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव के थोड़े से फैक्ट्स याद करने की कोशिश कर लेना, राइट। देन स्टारलिंक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिसेंटली लॉन्च्ड इन इंडिया, रिसेंटली अलाउड इन इंडिया। 7000 सैटेलाइट्स हैं, हाँ जी। लेसर लेटेंसी एज कंपेयर टू वायर्ड ब्रॉडबैंड, दिस इज व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, टॉपिक के साथ भी समझाऊंगा, राइट। एंड अभी अटेम्प्ट के लिए क्या समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन बोल रहा है, एक ऑप्शन बोल रहा है कि लेसर लेटेंसी है एज कंपेयर टू वायर्ड ब्रॉडबैंड। अगर लेसर लेटेंसी होती तो रिक्वायरिंग रियल टाइम रिस्पॉन्सिवनेस के टास्क के लिए सही होता। तो ये दो स्टेटमेंट्स लॉजिकली क्या कह रही हैं? दीज टू स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली सेइंग, अगर लेटेंसी का मतलब नहीं पता तो मतलब एक बार आप इंफॉर्मेशन भेजते तो घूम के वापस आपके पास कितनी टाइम में आती है। सो आई विल एक्सप्लेन दिस इन डिटेल एज वेल। सो इफ दीज टू स्टेटमेंट्स, लॉजिक सेज या तो साथ में सही होंगी या ये साथ में गलत होंगी, कल्ली कल्ली नहीं हो सकती। either both of them are correct together or incorrect together. So now look at the options. Both of them cannot be correct, incorrect together options दिख रहा है, आंसर है ये, राइट। 7000 सैटेलाइट्स, इसमें एक और चालाकी है वो टॉपिक के साथ कराऊंगा। देन हाउथीज, अभी अभी अमेरिका ने अटैक करा इन पे, बेचारों को मारी जा रहे हैं, आर पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस लेड बाय ईरान, नॉट इराक, दिस इज ईरान। ये चालाकी करी है देखो, axis of resistance is led by Iran. This is what UPSC also does. ये सारा कुछ सही लिख दिया, लास्ट वर्ड गलत लिख दिया। हाउथीज आर बेस्ड इन लेबनान, नो दे आर बेस्ड इन, कहां पे हाउथीज? Yemen. एनीबडी? Yemen. येमेन, यस। हाउथीज आर बेस्ड इन येमेन, तो करेक्ट कौन सी होगी? नन। देन कार टी सेल थेरेपी, ये तो बहुत बार मतलब घिस गया न्यूज में आके, बट एक एमसीक्यू नया तरीके की कोशिश करी है हमने। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज यूज्ड। ये सेल्स को निकाल के ट्रेन करके वाली बात थी। आई विल एक्सप्लेन दिस विद द टॉपिक। देन किसान क्रेडिट कार्ड, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स, पीपीएससी वाले खास करके ध्यान रखें इस पे। द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2016, नहीं। इसको गलत बनाना भी कितना आसान है, अराउंड 1998 के आसपास लॉन्च हुई थी। अलाउज क्रेडिट फॉर ओनर्स, ओनर कल्टीवेटर्स, टेनेंट फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स, यस। सो आंसर करेक्ट कौन सा है? 2 ओनली। देन प्रतिबिंब मॉड्यूल, ऑब्वियसली ऑलवेज सीन इन न्यूज, साइबर क्रिमिनल्स की मैपिंग, मैपिंग ऑफ साइबर क्रिमिनल्स, उनके मोबाइल से उनकी लोकेशन निकाल लेंगे और उन्हें पकड़ लेंगे, उनके नेटवर्क को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। दिस इज द आइडिया फॉर द क्वेश्चंस। किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकता है, राइट। देन कमिंग टू एआई रेवोल्यूशन एंड गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग इज अ ह्यूज इशू इन इंडिया। देखो ऑनलाइन गेमिंग जब स्टार्ट हुई थी तो हमने एज अ जेरेटोक्रेसी बेस्ड करेंसी, जेरेटोक्रेसी कंट्री, सॉरी जेरेटोक्रेसी, जेरेटोक्रेसी मीन्स जहां पे जो ओल्ड इज गोल्ड, जो बूढ़ा है वो सही है, जो पुराना है वो अच्छा है, तो जो नया है वो खराब है। तो जैसी ऑनलाइन गेमिंग शुरू होती है, पेरेंट्स और सरकार दोनों बोलते हैं बेकार है, भाग जाओ। एंड इंडिया का लॉबी से बोलता है कि नहीं नहीं, आप तो गैम्बलिंग करा रहे हो। जो लड़के अब रात को पबजी में अपनी स्किल्स यूज कर रहे थे, वो कहते हैं भैया हम गैम्बल थोड़ी कर रहे हैं, बट द लॉ ट्रीट्स देम एज सच। तो पहले तो इनको काफी सारियों पे बैन लगा दिया जाता है अक्रॉस स्टेट्स की गैम्बलिंग इज नॉट अलाउड इन इंडिया। देन सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है कि स्किल बेस्ड गेम्स आर अलाउड इन इंडिया।
गैम्बलिंग ना सही नहीं खेल रहे हम जुआ, बट स्किल बेस्ड, जैसे ऑनलाइन गेम्स में क्रिकेट हो गई और सारी गेम्स हो गई, दोज आर स्किल बेस्ड, उनको अलाउ करो। सो अलाउ किया गया। फिर सरकार ने क्या करा, इन पे बहुत तगड़ा जीएसटी लगा दिया, 28%। 28% जीएसटी लगता है सिन गुड्स पे, सिन गुड्स जिनकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल टोबैको, फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, राइट। सो 28% जीएसटी लगाया हुआ है। एंड इनके ऊपर टैक्स टेररिज्म जिसे हम बोलते हैं, टैक्स वाली एजेंसीज ने इनसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स मांग लिया है, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स, कि आप पुराने टाइम का भी टैक्स दो, लाखों करोड़ रुपए में मांग लिया। सो ऑनलाइन गेमिंग को हम स्टाइफल कर रहे हैं, वी आर killing the innovation and killing the economic potential. Whereas the economic potential of online gaming is huge. बहुत ही बड़ा ऑनलाइन इनोवेशन का सेंटर है ये, ऑनलाइन स्किल्स का सेंटर है ये, ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट का सेंटर भी है। सो व्हाट इज बीइंग सेड नाउ, इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि सरकार को आउट ऑफ द वे हो जाना चाहिए, आउट ऑफ द वे, सरकार को आउट ऑफ द वे हो जाना चाहिए कि बिजनेसेस अपना बिजनेस कर सकें। हेंस ऑनलाइन गेमिंग की टैक्सेशन को रैशनलाइज करना चाहिए और इसके लॉज को यूनिफॉर्म बनाना चाहिए। हेंस दीज नीड टू बी, द इकोनॉमिक पोटेंशियल नीड्स टू बी हार्नेस्ड नाउ। हमें इन्हें एज सच ही हेट नहीं कर देना चाहिए कि ये तो बेकार ही चीज है, बिकॉज इट्स हैपनिंग। दिस इज द टॉपिक अबाउट द ऑनलाइन गेमिंग। एक बार डिटेल्स में भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है जी, फॉर एक्सेलरेटिंग एंड एम्पलीफाइंग डीरेगुलेशन एजेंडा, गवर्नमेंट, ये कीवर्ड यूज कर लेना, द गवर्नमेंट टू गेट आउट ऑफ द वे सो दैट बिजनेसेस कैन गो अबाउट देयर बिजनेस। ये इकोनॉमिक सर्वे को हम कोट करेंगे मेंस में, तो ये वाली लाइन अपने मेंस के लिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे लिख लेना अपने पास, राइट जी। सो ऑनलाइन गेमिंग विटनेस कर रही है बहुत ही रिमार्केबल ग्रोथ, कैगर क्यूमुलेटेड एनुअल ग्रोथ रेट इज 14.5%, बहुत ज्यादा जॉब्स भी क्रिएट कर रही है और कर सकती है, बट टैक्सेशन पॉलिसीज एंड गवर्नमेंट प्रेशर ने इसे स्टाइफल कर रखा है। बहुत ही हाई 28% जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग हैज बीन इम्पोज्ड। 28% टैक्स जो अल्कोहल टोबैको पे लगाते हैं। हम सोचते हैं कि ऑनलाइन गेम खेलना उतना ही बुरा है जितना सिगरेट पीना है, and that's not always true, right? And retrospective demand of 1.12 lakh crores, again trying to close it. Gaming and gambling को एक समझा जा रहा है जबकि अलग है। गेमिंग क्या होता है, गेमिंग should be based upon skill, gambling is based upon chance। ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी रूलिंग्स हैं जहां पे चांस इज द ओनली फैक्टर की शर्त लगाई, कोई स्किल इन्वॉल्व नहीं है, दैट शर्त इज अ गैम्बल, इट इज बेस्ड अपॉन जस्ट चांस, फेट। स्किल है कि आप पबजी कितना अच्छा खेल लेते हो, स्किल है कि आप ऑनलाइन फुटबॉल कितना अच्छा खेल लेते हो, राइट, दैट माइट बी अ स्किल। वी माइट हेट इट, अपने पेरेंट्स को अगर ये न्यूज सुनाओगे तो दे हेट इट कि सर को नहीं पता, ऐसी बकवास कर रहे हैं, लोग पागल हो जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे। बट द अपकमिंग वर्ल्ड हैज दी स्किल्स, वांट्स, डिजायर्स दी स्किल्स। ऑनलाइन गेमिंग में चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, सारी गेम्स, सारी एप्स वहां से आ रही हैं, तो व्हाई नॉट इंडिया, राइट? तो वी शुड एंड दिस। चैलेंजेस क्या है इनके पास? एक्सेसिव टैक्सेशन एट 28%, एज आई सेड, लैक ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन गेमिंग एंड गैम्बलिंग है, थ्रेट टू स्मॉल स्टार्टअप्स एज वेल, मेनी स्मॉल साइज फर्म्स आर स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव क्योंकि टैक्सेशन बहुत हाई है, राइट? इलीगल गैम्बलिंग ऑफशोर होती है और पकड़े हमारे सारे ऑनलाइन वाले जाते हैं, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, एनोनिमिटी, राइट? देन वे फॉरवर्ड क्या है जी? बर्डनिंग एक्सेसिव टैक्सेशन को हटा के कोलैबोरेटिव अप्रोच बनाओ, बेटर, ऐसे बोलते हैं इसे, लाइट बट टाइट रेगुलेशन करो जी, लाइट बट टाइट रेगुलेशन करो सर, राइट जी? तो क्लियर लीडर्स के साथ बैठ के पॉलिसी बनाओ, इनोवेशन को सपोर्ट करो, एडिक्शन और फाइनेंशियल ट्रांसफर, एडिक्शन को कंट्रोल करो एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को एनहांस। ये अच्छे से कीवर्ड्स एंड रिकमेंडेशंस बन जाती हैं। जीएसटी को रैशनलाइज, रिमूव कभी नहीं होगा, जीएसटी रैशनलाइज करना है, टैक्स को भी और सब्सिडीज को भी। ये ब्यूरोक्रेसी वाले वर्ड्स हमें अभी सीख लेने चाहिए। वी नीड टू रैशनलाइज द टैक्सेशन और रैशनलाइज द सब्सिडी, वी नेवर रिमूव इट और रिड्यूस इट, राइट?
क्लियर लीगल डिस्टिंक्शन बनाओ बिटवीन गेमिंग एंड गैम्बलिंग, सर्टन पॉलिसी, राइट जी। देन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड्स को खत्म कर दो। Then what is the conclusion? काम आ जाएगी, India's online gaming sector holds immense potential to contribute to economic growth, job creation and technological innovation. ये please conclusion साथ साथ अपने पास बनाते चलना, काम आएंगी. However, onerous taxation and inconsistent regulations are acting as roadblocks. The government must balance regulation with growth to ensure that India's gaming industry thrives in global market. Keyword here is balance, regulation and growth. इसको ध्यान रखना, अपने पास नोट कर लेना, कल को कंक्लूजन जब खुद लिखोगे बिना कॉपी करे तो काम आएगी. एनी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम्स ओवर देयर? सुन पा रहे हो? Yes, sir. बस ये कंफर्म करते चलना साथ साथ, और मैं कल ही बोल रहा हूँ यहाँ पे. एनी हाउ, सो किसान क्रेडिट कार्ड एसेंशियल स्कीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज इन न्यूज. क्या है इसमें जी? इसमें 2-3 चीजें ही नोट करने वाली हैं. किसान क्रेडिट कार्ड ऑब्वियसली फार्मर्स को दिया जाएगा, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट ऑफ इकोनॉमिक्स ओवर हियर. जैसा एक बारी इससे एमसीक्यू बन चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि क्रेडिट कार्ड आम जिंदगी में आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा. क्रेडिट कार्ड से आप क्या करते हो? यू यूज दी वर्किंग कैपिटल नीड्स और दी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस. कि दाल लेके आनी है, चावल लेके आने हैं, पेट्रोल डलवाना है, डीजल डलवाना है, कुछ ऐसे रोजमर्रा के खर्चे करते हैं हम. क्या हम अपनी कार कभी, डू वी परचेज आवर हाउस और आवर कार ऑन क्रेडिट कार्ड्स? यूजुअली नॉट. सो हेंस वी मस्ट अंडरस्टैंड कि किसान क्रेडिट कार्ड भी कैसी चीजों के लिए काम आएगा. कि इसने फार्मर साहब ने फर्टिलाइजर खरीदने हैं, फार्मर साहब ने सीड्स खरीदनी है, फार्मर साहब ने अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस निकालने हैं, फार्मर साहब ने अपना लेट्स से दी कुछ ठीक ठुक कराना, मेंटेनेंस, राइट. बट नॉट फॉर कि नया लैंड खरीदना है, इसमें क्रेडिट कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड. नया ट्रैक्टर खरीदना है, क्रेडिट कार्ड विल नॉट बी यूज्ड. सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए नहीं है. क्वेश्चन ऐसा आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन किसान क्रेडिट कार्ड बी यूज्ड. इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है. जो कैपिटल इंटेंसिव चीजें वो क्रेडिट कार्ड से नहीं होंगी, उसके लिए बैंक लोन अलग चलेगा. क्रेडिट कार्ड से ऑपरेशनल चीजें होंगी, वर्किंग कैपिटल वाली चीजें होंगी, रोजमर्रा का खर्चा होगा, राइट. सो लेट्स लुक एट इट. इन साइन ऑफ स्ट्रेस, एग्रीकल्चर scheduled commercial banks excluding RRBs have seen a sharp increase of 42% in bad loans. Bad loans is जिसमें वो पे नहीं कर पा रहे अपना इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, राइट. थोड़ी सी डिटेल साथ साथ नोट करते जाना. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1998. पहला पॉइंट ये नोट कर लो, 1998 में आई थी, राइट. फार्मर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर होल्डिंग्स फॉर यूनिफॉर्म अडॉप्शन इनको क्रेडिट कार्ड दे दिया गया कि बार बार लोन अप्लाई ना करना पड़े. सीड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह क्रेडिट कार्ड से ये, और कैश नीड्स भी, दे कैन ड्रॉ कैश फॉर देयर प्रोडक्शन नीड्स एज वेल. ये भी ध्यान रखने वाली बात. दूसरी बात, दे कैन ड्रॉ कैश एज वेल, राइट. फिर इसको फार्मर इन्वेस्टमेंट क्रेडिट नीड्स के लिए भी अलाइन किया गया. नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी अब ये यूज हो सकता है. दूसरा पॉइंट. देन बजट 2018 and 19 एक्सटेंडेड द किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी टू फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री. इस साल सवाल आया था. तो नाउ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री में भी यूज हो सकता है. लास्ट दिस अनदर पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स तो कर ही रही हैं, साथ में रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स. प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट. कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स, ये सारे के सारे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, राइट. प्लीज डेफिनेटली रिमेंबर दिस. आई स्टार मार्केट. देन ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली कोई ज्यादा पढ़ने वाली बात नहीं. क्रेडिट सपोर्ट दे रहे हैं टू मीट कल्टीवेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन्स, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल, राइट. वर्किंग कैपिटल यूजुअली इसमें काम आएगी. देन एलिजिबिलिटी किसकी है जी? ऑब्वियसली फार्मर्स की है, हु आर ओनर्स और कल्टीवेटर्स. जो टेनेंट फार्मर है जिसका लैंड नहीं है बट कल्टीवेट कर रहा है, शेयर क्रॉपर्स हैं, कल्टीवेटर्स, even self-help groups और joint liability groups including tenant farmers and croppers. लगभग सारे जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, क्रॉपिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए अलाउड है. एंड नाउ वी हैव इट फॉर फिशरीज एज
फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एज वेल। सिंपल सी बात। फिर कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, अच्छा ऋण पोर्टल किसका है? किसान ऋण पोर्टल सब्सिडाइज लोन्स को अवेल करने के लिए अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड। दिस इज द किसान ऋण पोर्टल। दो ही बातें देखने वाली, सब्सिडाइज लोन मिल रहे हैं, किसान को मिल रहे हैं अंडर द केसीसी। सो दिस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट विद द केसीसी। दैट्स इट। सॉरी। सो प्रतिबिंब मॉडल पे मॉड्यूल पे आते हैं जी। प्रतिबिंब मॉड्यूल, ये कौन है? इसका नाम मैं भूल गया, इसका तो याद है मुझे, जेठालाल। हु इज दिस लेडी? एनीबडी? सुन पा रहे हो कि मैं अकेला ही बोल रहा हूं? हेलो, am I audible? Everybody, anybody? Yes, क्या sir. हो गया? Yes, sir. मुझे डरा दिया कि मैं सुन नहीं पा रहे। ये लड़की कौन है? औरत कौन है ये? Who is this lady over here? अच्छा, हम में से टीवी कोई नहीं देख रहा है। यहाँ जो देख रहे हैं वो ऑलरेडी टीवी देख रहे हैं और सुन नहीं रहे हैं। इसी शो में कुछ थी यार, ये तारक मेहता वाले शो में। चलो एनी हाउ, कमिंग टू द स्टडी थिंग अगेन। प्रतिबिंब मॉड्यूल क्या है जी? दिस इज फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। प्रतिबिंब इज अ GIS बेस्ड मॉड्यूल ऑनलाइन, GIS बेस्ड, राइट? देन क्या कर रहे हैं ये? साइबर क्रिमिनल्स के मोबाइल्स को मैप कर रहे हैं, एंड मोबाइल्स के मैप के थ्रू लोकेशन निकाल के उनके नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, राइट? सो प्रतिबिंब मॉड्यूल इज दैट। क्या कर रहे हैं जी? साइबर क्रिमिनल से रिलेटेड है। ऑब्वियसली क्वेश्चन ऐसा सा आ जाता है जो आया भी था। सो व्हाट इज दिस? इट इज अ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड, GIS बेस्ड सॉफ्टवेयर। होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है, पहली बात। And this is in coordination with India's Cyber Crime Coordination Center, which is called I4C. क्या कर रहे हैं साहब? ऑब्वियसली स्टेट पुलिस को मैप करके दे रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स इन रियल टाइम एंड डिस्ट्रॉइंग देयर नेटवर्क। क्या एडवांटेज है? मोबाइल नंबर्स के थ्रू मैपिंग करा के उन्हीं क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं कि उनकी लोकेशन सीधी सीधी मिल जाए, राइट? सो दिस इज अनदर प्लेटफॉर्म एज वेल। नाम याद रखने, समन्वया प्लेटफॉर्म, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, for law enforcement agencies, again crimes and criminals involved in cyber crime. Then I4C में ध्यान रखने वाली तीन बातें। एक तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ऑब्वियसली I4C। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जी, दिस इज नॉट मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर क्वेश्चन बनेगा तो गलत यहीं कराएगा, इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी करेगा। बट आपने ध्यान रखना है ऑलवेज कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट जी? देन न्यू दिल्ली में इसके सेंटर लोकेटेड हैं। साइबर क्राइम के लिए नोडल एजेंसी है I4C, दैट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। सो I4C इज द नोडल एजेंसी, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन प्रिवेंटिंग द मिसयूज ऑफ साइबर स्पेस एटसेट्रा, ऐसी सी बातें तो करनी है। एंड म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज जो हमारे दूसरी देशों के साथ है वो भी I4C ही कोऑर्डिनेट करता है, राइट? देन गल्फ ऑफ ओमन पे आ जाते हैं जी। बाय द वे, लास्ट टाइम का होमवर्क, वी हैड टू ड्रॉ 2 मैप्स। कितने प्रतिशत भारतीयों ने वो 2 मैप्स बना लिए हैं? How many of us have made those 2 maps? किसी ने भी नहीं बनाए? चलो बैकलॉग एड ऑन करते जाओ। तीसरा मैप इज गल्फ ऑफ ओमन या ओमान, इसको भी बनाना है। ऑलवेज इन न्यूज बिकॉज दिस डेविल इज killing these people, or otherwise as West says, these people are hurting this Israel, right? Anyhow, so Gulf of Oman में देखने वाली मेन चीज यही है, कौन सी कंट्रीज हैं, राइट? सो नेवल ड्रिल्स कर रहे हैं इंडिया, ईरान, रशिया एंड चाइना। बट what is the Gulf of Oman? It is also called the Gulf of Makran,
is the western extension of obviously Arabian Sea in Middle East, forming the only entrance to the Persian Gulf from the Indian Ocean. Gulf of Oman हमें पता है, एरिया पता होना चाहिए, मैप बना होना चाहिए. Connects the Arabian Sea to the Strait of Hormuz, we know that obviously, and leads to the Persian Gulf. Borders Iran and Pakistan on the north, ये relevant information होती है, कौन से borders हैं, ईरान, पाकिस्तान, Oman to the south, and United Arab Emirates, that is UAE on the west. Borders and mapping बनाओगे तो easy हो जाएगा काम. Gulf of Oman, Persian Gulf, ये सारे आसपास के एरिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट से सवाल आता ही आता है. सो वी मस्ट बी वेरी श्योर कि यार कॉन्फ्लिक्ट वाले मैप्स तो मैं हाथ में रात में भी बना देता हूँ, राइट. वी शुड बी सो श्योर अबाउट देम. देन फिशिंग के पीछे लड़ाई हो रही है एटसेट्रा एटसेट्रा. देन देयर इज मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2025 जो जॉइंट नेवल एक्सरसाइज चाइना, रशिया एंड ईरान कर रहा है. मैरीटाइम देखो, सारे वो वाले लोग जो हमें इतने पसंद नहीं है, चाइना, रशिया, ईरान, जो इनका एक्सेस बन जाता है, बीच में पाकिस्तान भी आ जाता है कभी कभी, इन्होंने मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट वाले इनिशिएटिव ध्यान रख लेना, चाइना से हो रहे हैं, गैस वर्क में काम आ जाएगा, राइट. मैरीटाइम सिक्योरिटी करेंगे एटसेट्रा एटसेट्रा. अब अनदर कॉन्फ्लिक्ट जोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, नगर्नो कारबाख और करबाख. जैसे ही ये नाम सुनो, अजीब सा नाम है, आपके मन में, आपके जहन में दो कंट्रीज आने चाहिए, आर्मेनिया एंड अजरबैजान. अजरबैजान को देखते ही बाकू नहीं याद आना चाहिए कि हमने ट्रिप पे जाना है बाकू, बट नगोर्नो कराबाख ये रीजन है जी, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में आपस में स्ट्रगल करते रहते हैं. अजरबैजान बोलता है मेरा है, आर्मेनिया बोलता है मेरा है, लड़ते रहते हैं. कभी आर्मेनिया रख लेता है, कभी अजरबैजान रख लेता है. बट अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों स्टेट सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस, यूपीएससी एंड स्टेट सर्विसेज दोनों में आ रहे हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट जोन का तो एक टेबल होना चाहिए, कौन से आइलैंड, कौन सा एरिया, किसके बीच में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है. क्या क्या ना पता हो, लोकेशन पूछ रहे हैं तो अपने को पक्का पता होना चाहिए. नगोर्नो कारबाख देखा तो आर्मेनिया अजरबैजान याद आ गया, पक्का सही, राइट. और क्या चीजें हैं जी इसमें, नगोर्नो कारबाख को दे रेफर एज आर्टसक बाय आर्मेनियंस. कई गंदे एग्जाम बनाने वाले ये नाम भी दे देते हैं, but I don't expect you to remember this. Obviously, landlocked mountainous region in the South Caucasus है. This might be asked. South Caucasus के पास है obviously. The general region includes the northeastern flank of Karabakh region of the Lesser Caucasus and extends from Kerest line. इतना भी नहीं, just map पे देख लेना, सारा कुछ नहीं याद होने वाला. Russian Empire के collapse in 1917 के बाद Armenia and Azerbaijan have asserted claims over this area. Tension चलती जा रही है. आर्मेनिया एंड अजरबैजान में फुल स्केल वॉर भी हुई थी. फर्स्ट कारबाख वॉर रिजल्टेड इन 30,000 डेथ्स. हमने कौन सा कोई बंदे जिंदा करने हैं, छोड़ो. सो आर्मेनियंस ने इसका कंट्रोल ले लिया था एंड ऑफ द रीजन एंड ऑक्यूपाइड सराउंडिंग अजरबैजानी लैंड एज वेल. देन 2017 में रेफरेंडम होता है जी, चेंज द गवर्नमेंट टू फुल्ली प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड रिपब्लिक ऑफ अस्तक बना देते हैं. देन सेकंड कारबाख वॉर 2020 में हो रही है, सो रिसेंट. अजरबैजान रिक्लेम कर लेता है टेरिटरी, राइट जी. देन 2022 में भी क्लैशेस हो रहे हैं. इंटरनेशनली इसे रिकॉग्नाइज करा जाता है एज पार्ट ऑफ अजरबैजान, राइट जी. देन हिस्टोरिकली पॉपुलेशन इज एथनिक आर्मेनियन. प्रॉब्लम इज बेसिकली दिस कि पॉपुलेशन एक है, क्लेम दूसरा करता है, एंड रूट्स आर टू ओल्ड, 1920s में, 91 में. बट हमें क्या याद रखना है इसमें, सीधी सी बात, वेरी वेरी सिंप्लीफाइड. ये रीजन देखो तो आर्मेनिया, अजरबैजान याद आना चाहिए, एंड कॉकेसस, साउथ कॉकेसस माउंटेन्स, बस. और ज्यादा नहीं याद रखना, बिकॉज करने को बहुत कुछ हो जाएगा. दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग. सांस लो जरा 1 मिनट अच्छे से, फिर समझते हैं इसको. हाफ अ सेकेंड, ब्रीथ, डीप ब्रेथ्स ले लो एंड अपने अपने दिमाग स्विच ऑन कर लो. कर लिए स्विच ऑन? हाँ या ना बता दो यार, कितने स्विच ऑफ हुए हुए हैं? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. सो सुपर सॉलिड क्या है जी? अभी दिस इज, साइंटिस्ट ने बहुत ही अच्छी सी डिस्कवरी करी है.
कि व्हेन समथिंग इज सुपर कूल्ड, बहुत ही ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे कर देते हैं. सो जब हम ट्रेडिशनली पढ़ते थे सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता था. इसका डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप होता था. इसका नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नाइदर डेफिनेट शेप, है ना. सो सॉलिड में क्या है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं. सॉलिड में डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम. इसमें डेफिनेट शेप नहीं है, डेफिनेट वॉल्यूम है. सो हमने देखा कि अगर हम किसी चीज को सुपर कूल कर देते हैं, इन्होंने अभी लाइट से करा एक्सपेरिमेंट है, बट सुपर कूल कर देते हैं, तो देन इट बिहेव्स बोथ एज अ सॉलिड as well as a liquid. So this super solid is जो सॉलिड होते हुए भी लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है. तो ये पड़ा एक सॉलिड की तरह रहता है, बट इसे बहुत ठंडा कर दिया तो एज पर द इंटरेक्शंस विद मैटर अराउंड इट, जो आसपास इसके हो उसके हिसाब से ये शेप बना लेता है. कहने को स्पेसिंग वाइज और शेप वाइज एंड वॉल्यूम वाइज ये सॉलिड है, बट बिकॉज इट इज सुपर कोल्ड, हेंस ये अपनी शेप इंटरेक्शन ऑफ मैटर के हिसाब से चेंज कर लेता है. सो इट इज समवट इन बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड. बाय द वे, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस और दो और पढ़े थे, प्लाज्मा एंड एक और था फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर. कौन सा था? Bose-Einstein condensate. थैंक यू. बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट. इसमें से कौन से को हीट और कौन से को कूलिंग चाहिए थी? प्लाज्मा को चाहिए थी बहुत ज्यादा हीट बनने के लिए, बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को चाहिए थी बहुत ज्यादा कूलिंग. राइट. सो दिस डिस्कवरी और इन्वेंशन, लेट्स से डिस्कवरी, वैसे दिस डिस्कवरी ऑफ सुपर सॉलिड इज इन कॉन्सोनेंस विद, ये इसी के ऊपर, बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के ऊपर ही फर्दर रिसर्च है. राइट. इफ एनीबडी आस्क्स यू अबाउट सुपर सॉलिड, तो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट ही यहाँ पे काम आ रहा है. उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लाइट मार के देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. प्लाज्मा में क्या चाहिए था? सुपर हीटेड गैस, जिससे वो अलग तरीके से बिहेव करती है. बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट में सुपर कूल. अभी आप लोग सुन नहीं रहे तो कभी वेले टाइम में इनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इंटरेक्शन भी बताऊंगा. बट अभी क्या समझे हम? सुपर सॉलिड ब्रेक थ्रू करा, टर्न लाइट इनटू अ सुपर सॉलिड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर. स्ट्रेन स्टेट ऑफ मैटर है, डिफाइंड बाय क्वांटम मैकेनिक्स, वेयर पार्टिकल कंडेंस इन an orderly crystalline solid but move like a liquid. So it is between liquid and solid. राइट. कंडेंस्ड सॉलिड की तरह है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह है, बट मूव कर रहा है लिक्विड की तरह. हेंस इट इज बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड. रिमेंबर दैट. सो इनको क्या करना है जी? सुपर सॉलिड्स रिक्वायर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर. राइट. एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है फिजिक्स में? एब्सोल्यूट जीरो इज जब सारी इंटरेक्शंस हीट की खत्म हो जाती हैं, दैट इज 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस. 273 डिग्री माइनस कर दोगे सेल्सियस में, तब एब्सोल्यूट जीरो होगा. और एब्सोल्यूट जीरो चाहिए तभी हीट की एनर्जी बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएगी. राइट. मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव टू ऑक्यूपाई लोएस्ट एनर्जी स्टेट अवेलेबल, एंड heat makes particles jump up and down like excitable toddlers in ball pit. So if a material is cold enough, the temperature no longer obscures how the particles interact. Absolute zero कर दिया, हीट उन्हें अब मूव नहीं करा रही. अब हीट या टेम्परेचर नहीं करा रहा. एक चीज ध्यान अपने पास लिख लो प्लीज, ये 9 नोट कर लो. सुपर सॉलिड में टेम्परेचर और हीट does not lead to molecular movement. The movement is affected by, ये लिख लेना अपने पास, affected by quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता था हमने बहुत बार देखा है. एटम
एटम से छोटा, हम पहले मानते थे एटम इज द स्मॉलेस्ट, अब हमने देखा कि इसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इसको भी फर्दर डिवाइड करा जाता है, वो वाली फिजिक्स जो इनके छोटे पार्ट्स को पढ़ती है सब एटॉमिक स्केल पे, दैट इज क्वांटम मैकेनिक्स, एज सिंपल एज दैट। सब एटॉमिक स्केल पे पढ़ने वाली फिजिक्स इज क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक स्केल वाली वाज क्लासिक फिजिक्स। सो क्या बोल रहा हूं मैं, सुपर सॉलिड स्टेट में हीट और टेम्परेचर डज नॉट लीड टू मॉलिक्यूलर मूवमेंट, नाउ इट इज अफेक्टेड, द मूवमेंट इज अफेक्टेड बाय क्वांटम मैकेनिक्स, राइट जी। ऑब्वियसली बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट पे आगे की डिस्कवरी है ये, बट ये एक्सपैंड कर रही है स्कोप को, कंडेंस्ड मैटर को हम एक्सट्रीम क्वांटम स्टेट्स में पढ़ पाएंगे। और एक और चीज साथ में लिखी लो यार, चलो ना समझो, बट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर माइक्रोग्रेविटी में बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट को ज्यादा आसानी से बनाया जा सकता है, राइट। When you try to make it on Earth and you try to make it on the space station or microgravity, then it can be made easily. माइक्रोग्रेविटी के एग्जांपल्स हर जगह लिंक करने क्यों जरूरी हैं? कौन सी मैडम आई है अभी स्पेस से वापस? कौन आया स्पेस से वापस यार अभी? सुनीता विलियम्स। हाँ जी, सुनीता विलियम्स मैम अभी वापस आए माइक्रोग्रेविटी में बहुत टाइम रह के। तो अपने को माइक्रोग्रेविटी का मतलब है ना, यूपीएससी वालों को इसके एप्लीकेशंस की, अच्छा भैया वो आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट पे क्या है, प्लाज्मा पे क्या है, इंसान पे क्या है, ये पता होना चाहिए। देन स्टेट सर्विस में यूजली ये पता होना चाहिए, अच्छा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कब बना था, किसने बनाया था, क्या था, टियोनगोंग किसका है, कल्पना चावला जी की क्या हिस्ट्री है, ऑल दोज फैक्चुअल थिंग्स, right? So please try to link microgravity and space station with everything that you read, कि कोई इंटरेक्शन, कोई एसोसिएशन बनती है, जहां ना समझ आ रहा और आपको लग रहा हो बनती है, मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा कि क्या बन सकती है, राइट जी। सो कीप ऑन डूइंग दैट। देन कार टी सेल थेरेपी बहुत पुराना घिसा पिटा टॉपिक हो चुका है, बट फिर भी न्यूज में आया तो हमने इसको पढ़ना है। सो कार टी सेल क्या है जी? ऑब्वियसली 3-4 पॉइंट्स नोटेबल हैं। कैंसर की ट्रीटमेंट है, पहली बात कैंसर की ट्रीटमेंट है, राइट। कैसे करनी है, क्या करते हैं ये? हमारे टी सेल्स कौन से होते हैं? टी सेल्स आर पार्ट ऑफ WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स जो इम्यूनिटी में काम आते हैं, राइट। तो क्या करा जाता है कार टी सेल थेरेपी में? वेरी 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 सिंपल थिंग, सेल्स, अपने टी सेल्स को बाहर निकाला जाएगा, लैब में डाला जाएगा एंड इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके ट्रेन करा जाएगा दैट दे अटैक द कैंसर सेल्स। सो व्हेन द टी सेल्स आर ट्रेन्ड टू अटैक द कैंसर सेल्स एंड एलिमिनेट द ट्यूमर्स, देन दीज टी सेल्स आर इंजेक्टेड बैक इनटू द बॉडी। देन दीज ट्रेन्ड सेल्स, ऐसे हो गया कि इन बच्चों ने जाके कोचिंग ले ली कि यूपीएससी को कैसे क्रैक करना है, यूपीएससी को नहीं, कैंसर के ट्यूमर को कैसे क्रैक करना है, फिर इनको वापस डाल दिया। अब ये स्पेशलिस्ट फोर्सेस की तरह बिहेव करेंगे, एसटीएफ जैसे पंजाब में बना देते हैं एसटीएफ हर चीज की, वो करे ना करे कुछ, बट कार टी सेल्स करेंगे। सो 3-4 ही सवाल इससे बनते हैं। पहला कि किसके काम आ रहा है, ऑब्वियसली कैंसर, ये सब बता देंगे। टी सेल क्या है? इम्यूनिटी WBC के पार्ट हैं, राइट। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम ब्लड रिलेटेड इम्यूनिटी। 2 तरीके की इम्यूनिटी होती है ना, सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल। ये ब्लड वाली होती है, बी सेल करते हैं, ये सेल्स वाली होती है, टी सेल करते हैं। तीसरा क्या कर रहे हैं जी? इनको इंजेक्ट बैक कर रहे हैं और जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। इसके सिवाय और कोई सवाल नहीं आना चाहिए। सो क्यों न्यूज में रहा है? बिकॉज इंडिया ने फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल्स करे हैं टी सेल थेरेपी के, लैंसेट में पब्लिश हो गए हैं, राइट जी। कार टी सेल्स और काइमरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी is trace the body's own immune cells to identify and destroy cancer cells, राइट जी। बात वही है, कहानी वही है। पेशेंट के टी सेल्स को कलेक्ट करके, फिल्टर करके, बाहर निकाल के लैब में इंजीनियर करते हैं थ्रू जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एंड दीज आर पुट बैक इनटू द बॉडी। 2 ट्रेनिंग मिलती है, एक तो कैंसर सेल से लड़ना और अपनी इम्यूनिटी से ना लड़ना। बाय द वे आपके पास आके एक बड़ी शक्लें देख के एक सवाल मैं ही कर लूं आपसे कि मुझे भी अच्छा लगे।
कि आपने भी कुछ मुझे बताया है। प्लीज कैमराज ऑन करेंगे 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड्स के लिए। कोई बात नहीं, आप बेड पे हो, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, आई डोंट केयर। ऑनलाइन क्लासों का यही फायदा है, there's a huge benefit to it. Only one has gone on. Obviously, I cannot force you, but I can request you. Aneet ji, good morning. Good afternoon हो गया वैसे, but good morning. चलो, आपको तो पुरानी आदत है कि ऑनलाइन हमने ऑन करके 2-4 सवाल करके ऊपर नीचे करना है. So I'll ask only those who are visible here. बाकी लोग भी प्लीज इफ यू कैन स्विच ऑन. बाय द वे, हम इम्यूनिटी की बात कर रहे थे और मैंने अभी बोला कि अपनी इम्यूनिटी से बचना है. तो कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसमें अपनी ही इम्यूनिटी, हमारे ही सोल्जर्स हमारी ही बॉडी को मारने लगते हैं. व्हाट आर दोज डिजीजेस कॉल्ड? अनीत जी रुक जाना एक सेकेंड. दोज डिजीजेस जिसमें हमारी ही इम्यूनिटी हमारे ही बॉडी को मारने लगती है. व्हाट आर दोज डिजीजेस कॉल्ड? हाँ जी अनीत जी, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ. Sir, autoimmune diseases. ऑटो इम्यून डिजीजेस जो आपने तारे जमीन पर पे देखी थी, जो आपने बहुत सारी मूवीज में देखी हैं, व्हाट आर दोज डिजीजेस? ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत सारी होती हैं, उनको इलाज करना ही मुश्किल है बिकॉज आपकी खुद की आर्मी आप ही को मार रही है. सो ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या है? योर ओन इम्यूनिटी फॉरगेट्स द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द बॉडी एंड फॉरेन सेल्स. अपने आप को ही मारने लग जाते हैं, राइट? सो इवन इफ ऑनलाइन फॉर द टाइम बीइंग, हमें साथ के साथ आपकी इंटरेक्शन चाहिए. नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं दीवारों को पढ़ा रहा हूँ और मुझे तो समझ आ रहा है, सामने वाले को आ रहा है कि नहीं. आपको माइक का एक्सेस इसीलिए है कि आप लोग सवाल पूछ सको और आप साथ में इंटरेक्शन कर सको, है ना? अभी नेक्स्ट वीक से आई विल बिगिन दी मोस्ट ड्रेडेड थिंग एज वेल. पिछले वीक का ओरल टेस्ट लेंगे, फिर क्लास पढ़ाएंगे, फिर आएगा मजा, राइट? चलो, सो लेट्स रीडू द स्लाइड शेयर. हाँ जी, सो कार्टी सेल्स की वर्किंग हमने देख ली. देन मुड्डूमल मेगालिथ मेनहियर्स. ये हिस्ट्री के ना कुछ ऐसी सी चीजें आ जाती हैं जो हमें यूजुअली पक्के से याद नहीं होती. सो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स यार, ये ना बेसिकली बरियल से बहुत ज्यादा बिग रॉक रख देते थे बरियल के पास. ये साउथ इंडिया में ज्यादा था, बट ये कई जगह नॉन बरियल के लिए यूज हो रहे हैं. थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, याद अगर रहे तो अच्छी बात है. तेलंगाना के मुद्दुमल मेगालिथ मेनहियर्स और मेनहायर्स इफ यू वांट टू से, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में, इंडिया एक लिस्ट प्रोवाइड करता है यूनेस्को को कि हम इसे ऐड कराना चाहते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में. सो इंडिया ने इस बार टेंटेटिव लिस्ट में मेगालिथिक मेनहायर्स को भी ऐड किया है, राइट? तेलंगाना वाले, तेलंगाना बोलना चाहो अगर कोई अच्छा बोलना चाहे. सो दीज आर, व्हाट आर दीज मेनहायर्स? लार्ज अपराइट स्टैंडिंग स्टोन्स ऑफन पार्ट ऑफ मेगालिथिक बरियल. जो पुराने जमाने में बरी करते थे आदमी को मरने के बाद, आदमी औरत दोनों, तो दीज वर दी साइट्स. बिग रॉक्स रख के मेगालिथिक बरियल्स करते थे. ये यूरोप, अफ्रीका, एशिया सारी जगह मिलते हैं, स्पेसिफिकली वेस्टर्न यूरोप. दे आर uneven in size, squared, कभी tapering ends, etc. Most famous alignment is Karnak stones in France as well. But हमें क्या याद रखना है? Megaliths are stone structures used as burial sites or commemorative structures as well. Not only burial, but इन्हें कुछ achievements के लिए commemorative पत्थर भी लगाए गए हैं, right? Burial megaliths, डोलोमाइट्स हैं, बॉक्स बरियल कोई बात नहीं, केन सर्कल्स हैं, कैपस्टोन्स हैं. अगर याद रहे तो ठीक है, नहीं तो रहने दो, बाय बाय, राइट? नॉन बरियल मेगालिथ्स भी हैं. मेनहायर्स आर सर्व एज मेमोरियल्स और एस्ट्रोनॉमिकल मार्कर्स. मेगालिथिक कल्चर इन इंडिया, मोस्ट मेगालिथ्स इन इंडिया डेट बैक टू आयरन एज. ये ध्यान रखने वाली लाइन है. मेगालिथिक कल्चर मोस्ट पॉपुलर ड्यूरिंग द आयरन एज, जब आयरन की डिस्कवरी हो जाती है अराउंड 1000 BC, राइट? आयरन की डिस्कवरी के साथ मेगालिथिक कल्चर को लिंक करना.
कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र एंड तेलंगाना. Primarily megalithic culture was based in South India. Primarily South India, ध्यान रखना. Then significance of Muddamul menhirs, considered South India's largest megalithic burial sites. 80 tall menhirs है, कोई बात नहीं, याद नहीं होगा, हमें चाहिए भी नहीं. Astronomical significance भी है, ancient astronomical observatory भी है यहाँ पे. Equinoxes, by the way, solstice and equinox आपको ज्योग्राफी में पता होना ही चाहिए. कौन से दिन आता है? डे एंड नाइट आर इक्वल इन इक्विनॉक्स. लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट डेज ऑफ द ईयर आर सॉल्स्टिसेस. वी मस्ट बी वेरी वेरी श्योर अबाउट दैट. राइट जी. देन लोकल पॉपुलेशन वर्सेस सम मेनियर्स कॉल्ड द नीरूलल्ला थिंपा. बोलना भी नहीं जा रहा मेरे से, बट सवाल आ जाते हैं ऐसे हिस्ट्री में, तो भैया प्लीज माफी मुझे देना, बट थोड़ा सा कोई ना कोई लिंकेज बना लेना. ऐसे नीरूलल्ला थिंपा है कुछ मेगालिथिक मेनहिर है, एंड इसको हम कोशिश करेंगे कि हमें पेपर तक थोड़ा सा साउंड याद रहे. राइट. देन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में तेलंगाना करंटली हैज ओनली वन यूनेस्को साइट, दैट इज द रमप्पा टेम्पल. ये भी इंपॉर्टेंट था. यूनेस्को साइट जो नवी ऐड होती है, नई ऐड होती है, वो सवाल में आ जाता है. राइट. टेंटेटिव लिस्ट में कौन सा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है? रमप्पा टेम्पल है. टेंटेटिव लिस्ट में वी हैव कंगर वैली इन छत्तीसगढ़, अशोकन एडिक्ट्स, 64 योगिनी टेम्पल्स, गुप्ता टेम्पल, पैरिस और मुंडेलस. हिस्ट्री में एक रूल मैं बोलता हूँ कि हिस्ट्री के सवाल खासकर यूपीएससी वाले, पीपीएससी वाले तो आसान पूछते हैं, बट यूपीएससी वाले भाई लोग, अगर आपको पढ़ के जाना है, आए से भैया अटेम्प्ट कर लेना, क्यों इसमें ज्यादा जोर लगा रहे हो? अटेम्प्ट यहाँ हैक कर लेंगे. अगर आपको पढ़ के जाना है तो अच्छे अच्छे बच्चे बन के, बहुत अच्छे क्या बोलते हो ना, होनहार विद्वान बन के, इन सारों पे, कंगर वैली नेशनल पार्क, अशोकन एडिक्ट, 64 योगिनी टेम्पल, गुप्ता टेम्पल, पैलेस ऑफ फोर्ट्रेसेस, इस पे वन पेज ओनली फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्सेज सच एज विकिपीडिया, नॉट फ्रॉम दृष्टि यस और एनीथिंग लाइक दैट. वो पेज हो सकता है ऊपर नीचे हो. सो इनके बारे में एक एक पेज पढ़ लेंगे तो कोई ना कोई डिटेल आपको पेपर में दिख जाएगी. अगर मेरी मानो तो हैक कर लेंगे यार, छोड़ो इतने अजीब अजीब नाम कौन याद करे. अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, you can go for it, it's your choice. Then यमन पे आ जाते हैं जी. यमन में क्या हुआ है? हाउतीज सी ट्रेड नहीं करने देते थे, पायरेट्स की तरह शिप्स को पकड़ लेते थे, और इजराइल गाजा को मारता है तो ये इजराइल पे अटैक करते हैं. इससे एक भगवान योनी, जो अपने आप को भगवान मानते हैं, एक व्यक्ति जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, आई नॉट से डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा, अच्छा तुम मेरी जिंदगी में ऐसा कर रहे हो, मैं तुम्हारे पे अटैक करता हूं. तो यूएस ने एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी हैं हाउती कंट्रोल्ड एरियाज इन यमन में. एंड क्या देखने वाली बात, बॉर्डर्स ऑफ यमन, सऊदी अरेबिया एंड ओमान, राइट. रेड सी पे कोस्ट लाइन लग रही है, गल्फ ऑफ एडन एटसेट्रा 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 पे. बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, हाउतीज कौन है? सो हाउतीज आर शिया सेक्ट. शिया सुन्नी दो सेक्ट होते हैं. शिया सेक्ट है, ईरान सपोर्टेड है. मूवमेंट बिगैन इन 1990s. ये इजिप्ट के ब्रदरहुड से आगे निकल कर आए हैं, राइट. सो रिबेलियन अगेंस्ट डिक्टेटरशिप ऑफ यमन, अली अब्दुल साले. कहाँ पे है जी? यमन में हाउतीज. पहली बात, ये तो वेरी वेरी बेसिक है, यमन में हाउतीज. दूसरी बात, शिया है, सुन्नी नहीं है, शिया है, ध्यान रखना, राइट. रोल इन यमन सिविल वॉर, ऑब्वियसली यमन के कैपिटल को पकड़ते हैं. यमनी गवर्नमेंट फैक्शंस कौन सी लड़ रही है? यमनी गवर्नमेंट, अल कायदा, अंसर अल शरिया, ये भी ध्यान रख लेना नाम. हाउती सबको पता है यमन के हैं. अंसार अल शरिया यमन में है. इवन गुड पीपल डोंट रिमेंबर दैट. देन ईरानियन बैकिंग एंड एंटी इजराइल पोजीशन, ऑब्वियसली शिया है तो ईरान तो बैक करेगा ही करेगा. आई होप वी नो, ईरान बेसिकली शियाज को बैक करता है, इराक बेसिकली सुन्नीज को बैक करता है. ध्यान रखना है इस चीज को, राइट जी. देन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, स्टारलिंक सैटेलाइट, एक आदमी है एलन मस्क, इसके दो ही मेरे को ऑब्जेक्टिव्स लगते हैं. एक, बहुत सारे बच्चे करना, जो आई थिंक ये 13 इंडिविजुअल वुमेन से कर चुके हैं, और दुनिया में अमीर बन के अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट. टेस्ला के साथ साथ स्पेस एक्स एंड स्टारलिंक, इनके बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. सो सबसे पहले हमें बिल्कुल देसी बेसिक से अगर स्टार्ट करूं, इंटरनेट क्या है? बिल्कुल बच्चों वाली बात. इंटरनेट इज इंटरकनेक्टिविटी.
कि सारी दुनिया के मोबाइल या कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो इसको हम वायर से कर सकते हैं, पहले वायर से करते थे, अब रेडियो वेव से वायरलेस करते हैं, नहीं तो सीधा सैटेलाइट से कर लेते हैं। बिल्कुल वेरी वेरी बेसिक और बेसिक साइंस हमने पढ़ा ही होगा, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा पढ़ोगे आप, राइट। सो वायर, वायरलेस या सैटेलाइट, तीन तरीके से करो। वायर वाला ब्रॉडबैंड होता था, वायरलेस वाला आपके पास है ही है, वाईफाई वगैरह, देन सैटेलाइट बेस्ड। सो बिल्कुल इजी सी बात, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कैसे चलेगा? आपने फोन से इंटरनेट चलाया, रात को टिकटॉक ऑन करा कि चलो रील्स देखते हैं, टिकटॉक या इंस्टाग्राम व्हाटएवर यू यूज, सो आपके मोबाइल से जो सिग्नल होगा वो टावर पे जाएगा, मोबाइल से सीधा सैटेलाइट पे नहीं जाता, यहां से सैटेलाइट पे जाएगा। अगर सैटेलाइट फोन होगा तो सीधा सैटेलाइट पे जाएगा, एंड ये सैटेलाइट फिर सिग्नल रिले करेगी दूसरे मोबाइल पे जिस पे आप कनेक्ट कर रहे थे या सर्वर पे इंस्टाग्राम के, राइट। दिस इज हाउ इंटरनेट वर्क्स। जो टावर वाले हैं उनका कैसे होता है, इस टावर पे गया, टावर से दूसरे टावर पे आया, सैटेलाइट वाला सैटेलाइट के थ्रू आएगा। सो सैटेलाइट वाले का फायदा क्या है जी? सैटेलाइट वाले का सबसे बड़ा फायदा है कि रिमोट एरियाज में जहां पे आप टावर्स नहीं लगा सकते, या वायलेंस अफेक्टेड एरियाज है, वो अपने रेड कॉरिडोर्स है जहाँ पे लोग अपने जो मॉइस्ट हैं वो तोड़ देते हैं टावर्स को, या फिर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, सियाचिन ग्लेशियर टाइप एरिया है, वहां पे जहाँ पे टावर नहीं लगा सकते। सैटेलाइट तो ऊपर से जा रहा है, उसको तो टर्फ का फर्क नहीं पड़ता, लैंडस्केप का फर्क नहीं पड़ता, वो तो इट्स गोइंग अबव द ग्राउंड, राइट। सो टावर्स के थ्रू इंटरनेट जहां नहीं पहुंच पा रहा वहां पे सैटेलाइट पहुंच सकता है, रिमोट एरियाज में एक्सेस हो सकता है। बट इसका इशू क्या है जी? अब आपने इंस्टाग्राम पे रील देखनी थी या व्हाट्सएप मैसेज करना था, अब वो पहले इधर जाएगा फिर इधर आएगा दूसरे मोबाइल पे, सो सैटेलाइट काफी दूर है। सो इसमें टाइम वुड बी मोर एज कंपेयर टू टावर पे गया, छोटे डिस्टेंस से वापस आ गया, लंबे डिस्टेंस से घूम के आएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। दिस टाइम टेकन फॉर रिट्रीवल ऑफ डेटा इज कॉल्ड लेटेंसी। सो जितनी कम, सॉरी, हाँ जी, जितनी कम लेटेंसी होगी, लेटेंसी क्या हुआ? लेटेंसी इज द टाइम टेकन फॉर रिट्रीवल ऑफ डेटा फ्रॉम द सर्वर। सो जितनी कम लेटेंसी होगी उतना बढ़िया कनेक्शन होगा, राइट। सो सैटेलाइट वाले में लेटेंसी ज्यादा होगी, और इसीलिए सैटेलाइट को एज क्लोज एज पॉसिबल लो अर्थ ऑर्बिट में रखा गया कि चलो सैटेलाइट में लेटेंसी तो होनी है, बट अगर इसको हमने हाई अर्थ या मीडियम अर्थ ऑर्बिट में रख लेते तो लेटेंसी और ज्यादा हो जाती। सो मस्क साहब ने क्या करा है, 7,000 सैटेलाइट्स, अप्रोक्सीमेटली 7,000 सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में रखी हैं जो सारी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे। इनिशियली इन्होंने बोला था कि सारी दुनिया को मैं फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करूंगा, बट इंडिया ने देखा ऐसे तो फिर हम इन्हीं पे निर्भर हो जाएंगे, तो हमने इन पे बैन लगाए रखा कि नहीं, स्टारलिंक यहाँ नहीं आएगा। अब क्या न्यूज आई है कि इंडिया के दो बड़े टेलीकॉम जायंट्स जियो एंड रिलायंस में, जियो एंड एयरटेल ने स्टारलिंक के साथ एक पैक्ट कर लिया है, और स्टारलिंक की जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज होंगी वो जियो और एयरटेल प्रोवाइड करेंगे, और इसके पैसे लेंगे और स्टारलिंक को भी कुछ पैसे देंगे। सो स्टारलिंक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट वुड बी नाउ अ रियलिटी इन इंडिया। जियो और एयरटेल प्रोवाइड करेंगे बट पैसे लगेंगे, फ्री नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जो साइंस बिहाइंड इट पता होना चाहिए, रिमोट एरियाज में तो जाएगा बट लेटेंसी हायर होएगी एज कंपेयर टू वायर्ड और वायरलेस ब्रॉडबैंड। गॉट माय पॉइंट ऑन दिस? समझने वाली चीज है, प्लीज ध्यान रखना, नहीं तो इसे दोबारा देख लेना एक बार, राइट जी। 7,000 सैटेलाइट्स है, लो अर्थ ऑर्बिट में है, अराउंड 40 कंट्रीज में इंटरनेट अवेलेबल था, अब इंडिया में भी हो जाएगा, राइट। सो ये वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी जहां नहीं हो पा रही, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे नहीं है, वहां पे ये इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, राइट। स्पीड 100 Mbps है, बट लेटेंसी टाइम इज हायर देन वायर्ड ब्रॉडबैंड ऑब्वियसली। सो रियल टाइम जहां रिस्पॉन्सिवनेस चाहिए, लाइव डेटा कनेक्शन चाहिए जो साथ के साथ,
राइट, वहां पे ये अच्छे से काम नहीं करेगा बिकॉज लेटेंसी आ रहा है, टाइम लग जाएगा, राइट जी। देन नॉट वेरी यूजफुल इन सिटीज विद स्ट्रॉन्ग 5G। वहां पे क्या करना है जी, अपनी डेटा स्पीड पहले ही अच्छी है, पर जहां पे ट्रेडिशनल नेटवर्क्स आर अनअवेलेबल, रिमोट एरियाज में, हाई हिल्स में, वहां पे दिस वुड बी अ वेरी गुड चॉइस, राइट जी। डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करेगा एडवांटेजेस में, मैरिटाइम ऑफशोर ऑपरेशंस में हेल्प करेगा, डिजास्टर रिस्पॉन्स में बहुत अच्छा काम आएगा। जहां था इंफ्रास्ट्रक्चर बट डिस्ट्रॉय हो गया तो स्टारलिंक वहां पे इंटरनेट प्रोवाइड कर देगा, राइट। इनकी कॉस्ट क्या है जी, यूजर टर्मिनल हार्डवेयर कॉस्ट है, मंथली सब्सक्रिप्शन फी है, ऑब्वियसली दे विल बी चार्जिंग इट। स्टारलिंक को बहुत सारे रेगुलेटरी चैलेंजेस आए थे इंडिया में, प्राइमरली ड्यू टू इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कि भैया हम आप पे डिपेंड नहीं होना चाहते। अप्रूवल क्या मिला इन्हें, स्पेस एक्स को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट लाइसेंस अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट मिला है, राइट। GMPC एस, दैट इज ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट का लाइसेंस लिया इन्होंने टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंदर, राइट जी। एंड सिक्योरिटी क्लियरेंस भी मिली है ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, अब ये अलाउड है, सो नाउ दे कैन गो फॉर द इंटरनेट सर्विस इन इंडिया एज वेल। देन स्पेक्ट्रम एलोकेशन डिस्प्यूट है जी, गवर्नमेंट स्टांस कहता है दैट डू नॉट प्लान टू ऑक्शन सैटेलाइट स्पेक्ट्रम, नहीं करेंगे। टेलीकॉज बोलते हैं बिफोर पार्टनरिंग विद स्टारलिंक टेलीकॉम कंपनीज स्पेक्ट्रम उन्हें दे देना चाहिए। स्पेक्ट्रम इज द जो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसीज अपने देश की नेटवर्क लेट्स से डेटा ट्रांसमिशन के लिए अलाउ करते हैं। स्पेक्ट्रम किसका रिसोर्स है, स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज द गवर्नमेंट्स रिसोर्स और द नेशंस रिसोर्स, राइट जी। देन लीगल अनसर्टेनिटी भी है। फास्ट ट्रैकिंग कैसे कर रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट में मस्क साहब का इन्फ्लुएंस है तो फास्ट ट्रैकिंग कर रहे हैं। अभी पैक्ट हुआ है बट अप्रूवल्स मिले हैं कि नहीं, देयर इज नो सर्टन कंफर्मेशन एज सच, राइट जी। देन इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। Excuse me, sir. So I have a question. So ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ that firstly SpaceX ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, so we rejected that proposal. Is it because of the fact that there is a risk of data transfer? That's one big multiple thing. level ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ यूज ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, not relying on the domestic networks, ਠੀਕ ਹੈ, आप एक international platform ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, so ਮਤਲਬ is there always a tendency that it can even infiltrate our phones, like if you have that mindset? Definitely. Could you please explain on this yes, sure. platform? Hanji. That is one of the problems, but the biggest problem is, did you see this Ukraine war, the Israel thing? One person can influence everything. यूक्रेन का इंटरनेट रशिया ने हैक कर लिया सारा, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दिया। इलॉन मस्क इज द सिंगल मैन हु सेड मैं इंटरनेट सप्लाई करता हूं। Exactly. निर्भर हो जाते। So if India internet connection in India is now internet provision is a fundamental right. So if India allows, एक याद है एक free basics शुरू हुआ था Facebook का, if you remember that. Free basics was, हम सारे लोग, कई लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, सपोर्ट फ्री बेसिक्स, कि फ्री बेसिक्स वाज फ्री इंटरनेट टू एवरीबॉडी बट फॉर सर्टन साइट्स। सो इससे क्या होगा, अगर हम स्टारलिंक को अलाउ कर देते हैं कि आप फ्री में चलाओ इंटरनेट, तो हम इंडियंस तो पैसे के बड़े कितने तेज लालची हैं हमें पता है, 1 मिनट में रिचार्ज कराना बंद करा देंगे कि चलो स्टारलिंक में फ्री में आ रहा है। रिचार्ज कराना बंद करेंगे तो जियो और एयरटेल लगभग बंद हो जाएंगे, जैसे वोडाफोन आइडिया अब खत्म ही है, जियो एयरटेल चल रहे हैं बिकॉज उनका कोई स्किम कनेक्शन लेता नहीं। वी डू नॉट रिक्वायर यूजुअली नॉर्मल कॉल्स, क्या करना है हमने। सो इफ वी गो फॉर फ्री कनेक्शंस मैडम, देन स्टारलिंक हमारे सारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खा जाएगा, और कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो लेट्स से कल को हमारे जियो एयरटेल बंद हो जाते हैं और हम सारे स्टारलिंक पे निर्भर हो जाते हैं। अब कल को हमने यूएस से कोई पैक्ट करना है, हमें नहीं अच्छा लग रहा, यूएस कह रहा है कर, हम नहीं मानना चाहते, हमारा इंटरनेट बंद कर देते। 5 मिनट के लिए भी अगर फेसबुक व्हाट्सएप डाउन हो जाए तो कैसे हाहाकार मच जाती है। अगर 2 महीने के लिए इंटरनेट बंद हो जाए सारा, तो देश में क्या होगा, हमारी सिक्योरिटी, हमारी कनेक्टिविटी, हमारे रिलेशनशिप्स, व्हाट विल हैपन,
सो वी कैन नॉट टेक दैट रिस्क एट ऑल। ये फ्री में प्रोवाइड करोगे तो मरोगे ही मरोगे। व्हाट माय पॉइंट मैम? हाँ जी। और बाकी डेटा सिक्योरिटी, डेटा थेफ्ट, वो तो है ही है। बाय द वे डेटा में सच्चाई ये है कि जो इनके ह्यूज कंपनीज है ना, ह्यूज सोशल मीडिया कंपनीज, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, दीज काइंड ऑफ कंपनीज, दे ऑलरेडी हैव ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा ऑफ द वर्ल्ड। गूगल के पास तो हद से ज्यादा चुराया हुआ डेटा है। दैट इज वन पॉइंट एज वेल, बट द बिगेस्ट वन इज कि अपनी इंडस्ट्री को नहीं डिस्ट्रॉय करना होगा। सही जी, जस्टिफाइड इनफ? हाँ जी। देन इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, ये सवालों में आ जाता है, न्यूज में नहीं आता, तो हम भूल जाते हैं ऐसी चीजें। सो प्राइम मिनिस्टर साहब ने न्यूजीलैंड को वेलकम करा, उनकी पार्टिसिपेशन को। पढ़ते हैं जी, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया। पहली बात ध्यान रखने वाली, इंडिया ने लॉन्च करा। कब जी? 2019 में। एशियन लेड ईस्ट एशिया समिट पे दोबारा होने वाला है, राइट? एशियन लेड ईस्ट एशिया समिट पे इंडिया ने 2019 में IPOI लॉन्च करा है इन बैंकॉक, राइट? ऑब्वियसली बातें तो ये है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन, सागर इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। इट इज बिल्डिंग अपॉन दैट। ये ध्यान रखने वाला, लॉन्च इन 2019 इन द एशियन लेड समिट बाय इंडिया। इट इज क्या है जी? ऑब्वियसली फ्री, ओपन, इंडो पैसिफिक, ये सारा बोल बच्चन हर कोई करता है कि फ्री रखेंगे, रूल ऑफ लॉ बेस्ड रखेंगे, नॉन ट्रीटी बेस्ड वॉलंटरी अरेंजमेंट। इसकी कोई ट्रीटी नहीं है, जिसने ज्वाइन करना है कर लो, राइट? ग्रेटर कोहेशन, इंटीग्रेशन, पीस अचीव करेंगे। देन IPO आउटलाइन 7 पिलर्स, एंड 7 के 7 पिलर्स में 1 या 2 कंट्रीज हेड करी जाएंगी। ऐसा सा TDS सवाल जो मैंने भी बनाया था वो आ जाता है। सो मैरीटाइम सिक्योरिटी को हेड करेंगे UK एंड इंडिया, मैरीटाइम इकोलॉजी को ऑस्ट्रेलिया एंड थाईलैंड, रिसोर्सेज को मैरीटाइम को फ्रांस एंड इंडोनेशिया, कैपेसिटी बिल्डिंग को जर्मनी, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इंडिया एंड बांग्लादेश। बताओ, डिजास्टर बांग्लादेश हटाएंगे जो खुद डिजास्टर में बैठे हैं। देन साइंस टेक्नोलॉजी इटली एंड सिंगापुर, ट्रेड कनेक्टिविटी जापान एंड US। मेंबर्स तो याद करने थे, अब एक ये नया पवाड़ा है, तो इसको एक बारी प्लीज देख लेना, किसी भी तरीके से मैप पे याद हो मैप पे, निमोनिक से याद हो निमोनिक से कर लेना, राइट जी? विद दिस TDS टॉपिक वी एंड द क्लास फॉर द डे। कोई सवाल हो तो मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे बताना, नहीं हो तो फिर जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, थैंक यू। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी की बाय बाय करें अभी? चल, देन सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।